फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड स्टडी हॉल में। आज हम लाए हैं आपके लिए उत्तराखंड का भौगोलिक इतिहास। हालांकि इससे पहले की एक वीडियो हो चुकी है भौगोलिक इतिहास से जुड़ी हुई, लेकिन आज हमें जानना है कि हम उत्तराखंड, हमारा जैसे कि वो राज्य उत्तराखंड है, हम उत्तराखंड ही क्यों कह रहे हैं। मंडलों में विभक्त हैं तो दो मंडल है, कुमाऊं मंडल और एक गढ़वाल मंडल। ठीक है, लेकिन कुमाऊं नाम ही क्यों पड़ा है इसका, ये गढ़वाल मंडल गढ़वाल नाम ही क्यों पड़ा है, क्या वजह रही, क्या कारण रहे थे, ठीक है, क्या प्रसिद्धि है, क्या इतिहास से जुड़ी हुई कोई बात है या नहीं है, वो सारी जानकारी आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड का भौगोलिक इतिहास के बारे में है। उत्तराखंड नाम ये क्यों पड़ा, किसने इसका प्रयोग किया, ठीक है, इन सारे सवालों के जवाब हमें इस वीडियो में मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, गढ़वाल तथा कुमाऊं के नाम से जुड़े तथ्य, आज हम तथ्यों के बारे में जानेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए, नाथ पंथ के प्रवर्तक की बात आती है गुरु गोरखनाथ, लगभग सभी जानते हैं, सभी ने नाम सुना होगा गुरु गोरखनाथ का। तो नाथ पंथ के जो प्रवर्तक है गुरु गोरखनाथ, उन्होंने अपनी पुस्तक में गोरखावाणी में, ठीक है, कौन से शब्द का प्रयोग किया, उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किया है। अब ये देखिए, उत्तराखंड नाम आया क्यों है, क्योंकि जैसे हमने बात की थी, हमने इतिहास में स्कंद पुराण में हमने जाना कि केदारखंड और मानसखंड, ये तो हमें प्राचीन से ही नाम सुनने को मिले, लेकिन ये उत्तराखंड क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है उत्तर में स्थित है। ठीक है, अब उत्तरांचल था पहले, हमारा उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था। जब 9 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई थी तो उत्तरांचल के नाम से हुई थी। उसके बाद में 2007 में इसे उत्तराखंड नाम दे दिया गया। तो जो उत्तरांचल यानी कि उत्तर में जो है, उत्तर क्षेत्र में है ना हमारा उत्तराखंड, और इसके अलावा जो केदारखंड और मानसखंड, ये जो खंड जोड़े गए हैं, ये केदारखंड मानसखंड से जोड़ा गया है, तो उत्तर में है और खंड है, तो बन गया उत्तराखंड। ठीक है, तो ये जो उत्तराखंड नाम हमें मिलता है, ये नाथ पंथ के प्रवर्तक थे गुरु गोरखनाथ, उनकी पुस्तक थी गोरखावाणी। उन्होंने जो हमारी इस देवभूमि के बारे में बताया है, वो उत्तराखंड नाम का प्रयोग किया है। सबसे पहली बात तो ये। फिर बात आती है कत्यूरी राजा। कत्यूरी राजवंश जब आप पढ़ेंगे तो नाम आसंती देव का नाम सुनेंगे। आसंती देव ने नाथपंथी जोगी नरसिंह को ज्योतिर्मठ की गद्दी सौंप दी थी। ज्योतिर्मठ जोशीमठ की बात आ रही है। ठीक है, आसंती देव ने नाथपंथी जोगी नरसिंह को ज्योतिर्मठ की गद्दी सौंपी थी। और आसंती देव की जो जागर है, जो गद्दी सौंपी है, जो भी ये विवरण हमें मिलता है, जो भी जानकारी मिलती है जागर में, वो किस नाम से, वो भी उत्तराखंड नाम लेकर के, कि उत्तराखंड में जो ज्योतिर्मठ है वहां की जो गद्दी सौंपी थी आसंती देव ने किसे, नरसिंह जोगी को। ठीक है, तो वो क्षेत्र भी कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में, तो फिर उत्तराखंड का नाम आया। ठीक है ना, वो हमारी ही देवभूमि के बारे में, इसी भूमि के बारे में बात चल रही थी, तो गुरु गोरखनाथ ने गोरखवाणी में उत्तराखंड नाम का प्रयोग किया। इसके अलावा जो आसंती देव, कत्यूरी शासक था आसंती देव, उसके जो जागर मिलते हैं उसमें भी उत्तराखंड के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा यदि देखा जाए तो बताया जाता है कि नाग कन्या थी चंपावती, ये मध्य प्रदेश में विदिशा से चंपावत में आई थी। क्या करने आई थी, तपस्या करने के लिए आई थी। ठीक है, प्राचीन है कि नाग कन्या चंपावती जो थी वो मध्य प्रदेश में विदिशा से आई थी। ठीक है, चंपावत में तपस्या करने आई थी, और उनके जागर में भी किसका नाम मिलता है, हमारे उत्तराखंड का नाम मिलता है। कि जो चंपावती थी, नाग कन्या चंपावती, उनका जो तपस्या के लिए आगमन हुआ था, वो भूमि कौन सी थी, वो क्षेत्र उत्तराखंड ही था। इस तरह से हमें जानकारी मिलती है, तब भी हमारे उत्तराखंड का नाम हमें सुनने को मिला। इसके अलावा शालिग्राम वैष्णव जी हैं, उनके द्वारा रचित है उत्तराखंड रहस्य। तो जाहिर सी बात है फिर उत्तराखंड का नाम आया, उत्तराखंड का क्या रहस्य रहा। ठीक है, तो शालिग्राम वैष्णव की जो पुस्तक है उत्तराखंड रहस्य, उसमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिली। इसके अलावा गोविंद प्रसाद नौटियाल जी हैं, उनकी वसुधारा पुस्तक में उत्तराखंडीय तीर्थ, तो फिर देखिए फिर यहाँ पर उत्तराखंड का नाम मिला। ठीक है, तो इस तरह से इतनी पुस्तकें चलती गई, या जो हमने जागर सुने या जो हमने ग्रंथ देखे, उन सब में उत्तराखंड का नाम प्रयोग में लाया गया था। वो उत्तराखंड वर्तमान में हमारा उत्तराखंड देवभूमि ही है। इसके अलावा बालकृष्ण भट्ट ने लिखी थी कनकवंश काव्य, उसमें भी उत्तराखंड का ही नाम मिला। ठीक है, कनकवंश काव्य की भूमिका में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी द्वारा प्रयुक्त शब्द, फिर इन्होंने उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किया।
कनकवंश काव्य लिखा गया बालकृष्ण भट्ट द्वारा और उसके अंतर्गत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने फिर किस शब्द का प्रयोग किया? उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किया। इसके अलावा हरिराम धस्माना ने वेद माता में उत्तराखंड हिमालय का उल्लेख होने पर उत्तराखंड शब्द को प्रचलन में लेकर के आए। मतलब इतना विस्तार हो गया कि शुरू से अब तक ये चलता जा रहा है। जागरों में भी इसका नाम है, पुस्तकों में भी इसका नाम है, ग्रंथों में भी इसका नाम है। तो इनको जोड़ करके फाइनली क्या किया गया कि उत्तर में स्थित है और केदारखंड और मानस खंड के केदार मानस हटा करके खंड को इसमें जोड़ दिया गया, बन गया उत्तराखंड। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल लगभग सभी जानते होंगे, इन्हें चारण के नाम से भी जाना जाता है। घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण इन्हें चारण के नाम से भी जाना जाता है। तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने क्या लिखा? उत्तराखंड यात्रा दर्शन भी इन्होंने लिखा। इसके अलावा कई खंडों में इन्होंने उत्तराखंड का इतिहास लिखा और इस शब्द को क्या कर दिया? लोकप्रिय बना दिया कि उत्तराखंड का इतिहास या उत्तराखंड यात्रा दर्शन। तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड जो है इतने बार प्रयोग में आने पर ये क्या हुआ है? लोकप्रिय हो गया है। और अब जो वर्तमान में नाम है वो क्या नाम है? वो उत्तराखंड नाम ही है। हालांकि जब इसकी स्थापना हुई थी, जब ये अस्तित्व में आया था, 9 नवंबर 2000 की बात आती है, तब ये उत्तरांचल के नाम से था हमारा उत्तराखंड, ठीक है। लेकिन अब 2007 से इसे किस नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड के नाम से। और इसे लोकप्रिय बनाने में, इसको प्रचलन में लाने में जो अहम भूमिकाएं निभाई है वो जैसे नाम आ जाते हैं हरिराम धस्माना है, ठीक है, शिव प्रसाद डबराल है, बालकृष्ण भट्ट है, ये सब अग्रणी रहे हैं उत्तराखंड के प्रचलन में। उत्तराखंड जो शब्द है उसको लोकप्रिय बनाने में इन्होंने अहम योगदान दिया है। अब बात आती है उत्तराखंड में हम पढ़ते हैं 2 मंडल। हालांकि हमने जो स्कंद पुराण में पढ़ा था वो था केदारखंड और मानसखंड, लेकिन केदारखंड वर्तमान गढ़वाल और मानसखंड वर्तमान का कुमाऊं। अब ये गढ़वाल नाम ही क्यों पड़ा? और कोई नाम नहीं पढ़ सकता था क्या? आप लोग खुद सोचिए भाई, गढ़वाल नाम का क्या मतलब है? तो जाहिर सी बात है या तो इतिहास प्रसिद्ध रहा होगा कोई ऐसा स्थान या कोई व्यक्ति जिसके नाम से गढ़वाल पड़ा, या क्या क्या प्रसिद्धि रही जो गढ़वाल ही नाम रखा गया। तो आइए जानते हैं। देखिए गढ़वाल, गढ़ और वाल, तो गढ़वाल का मतलब होता है गढ़ों वाला क्षेत्र। गढ़ सभी जानता है, गढ़ का अर्थ होता है किला। प्राचीन समय में क्या होता था, राजा महाराजा या कोई ठकुरी राजा है या थोकदार है कोई, तो उनके द्वारा क्या होते थे? किले निर्माण किए जाते थे, किलों का निर्माण होता था, तो वो गढ़ के नाम से जान जाते हैं। तो गढ़वाल, पहली बात तो ये कि गढ़ों वाला क्षेत्र। जाहिर सी बात है यहाँ पर जब राजा महाराजा रहे होंगे, उन्होंने अपने समय में किलों का निर्माण कराया होगा, ठीक है, तो तब ये क्षेत्र जो था वो गढ़ वाला क्षेत्र था। ये तो बाद में नाम उभर के सामने आया। तो गढ़ों वाला क्षेत्र अर्थात वह क्षेत्र जिसमें कई गढ़ हो। अब गढ़ शब्द का अर्थ क्या होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में या पहाड़ियों पर जो किले बने हुए होते हैं, ये किले आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले गढ़वाल की स्थिति इस तरह से, जो गढ़वाल मंडल है हमारा, उसकी स्थिति ये गढ़ बने हुए रहते थे उस समय। गढ़वाल का पौराणिक नाम, जो हम पौराणिक ग्रंथों में हम नाम जानते हैं, ठीक है, पुराणों में हमने बात की थी, पुराणों में कौन सा पुराण जुड़ा हुआ है सभी जानते हैं। लगभग बताया गया था कि कभी भी पुराण जुड़ा हुआ आ जाए उत्तराखंड से तो नाम आएगा स्कंद पुराण। तो गढ़वाल का पौराणिक नाम क्या मिलता है? केदार खंड। इसके अलावा बताया जाता है कि इस भूभाग की जो गढ़वाल है, ठीक है, उसकी बात आती है कि इस भूभाग की जो लंबाई है वो 50 योजन तथा चौड़ाई 30 योजन है। यह क्षेत्र स्वर्ग का सौभाग्य प्रदान करता है। स्वर्ग का सौभाग्य, क्योंकि हम इतिहास में जान चुके हैं कि पांडव जो यहाँ से गए थे वो स्वर्ग जो पहुंचे थे वो इसी क्षेत्र से ही गए थे, इनका जाना हुआ था। प्राचीन काल में शैल शिखर शत्रुओं से बचने के शरणालय होते थे। जब प्राचीन समय में किसी को अपनी जान बचानी होती थी, जैसे कहीं बाहरी आक्रमण हुए और लोगों को अपनी जान बचानी, तो कहाँ पर आश्रय लेते थे? वो यहीं पर शैल शिखरों पर ही आश्रय लेते थे, शरण लेते थे, यहीं आकर के छुपते थे। तो जाहिर सी बात है लोगों का छुपना हुआ, आबादी हुई, कोई खाने की तलाश में रहा, कोई अपनी जान बचाने की तलाश में रहा, कोई शत्रुओं से बचने के लिए आया। मतलब किसी न किसी कारणवश यहाँ पर क्या हुआ? आबादी बसनी शुरू हो गई, मानव का विकास शुरू हुआ।
स्वामी संपतियों ने यहाँ कई उपगढ़ बनाए जिन्हें परगना तथा पट्टियां, उपगढ़ जो थे वो गढ़ के अंतर्गत आते थे, ठीक है, उपगढ़ जो है वो गढ़ के अंतर्गत आते थे, जिन्हें प्राचीन समय में क्या कहा था, परगना और पट्टियां। आज भी परगने हैं, परगने पट्टियां तहसीलों के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, ठीक है। तो प्राचीन समय में गढ़ बहुत बड़ा क्षेत्र, और गढ़ के अंतर्गत जो गढ़ तैयार होते थे उन्हें उपगढ़, और उपगढ़ जो होते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था, परगने तथा पट्टियों के नाम से जाना जाता था। और इनके जो शासक होते थे, उपगढ़ के जो शासक होते थे वो क्या कहलाते थे, ठकुरी राजा कहलाते थे, या फिर सरदार, या फिर थोकदार कहलाते थे। शासक ठाकुर राजा कहलाते थे, और जो उप शासक होते थे वो सरदार या थोकदार कहलाते थे। ये उत्तराखंड में आपको ये सारे नाम मिलेंगे, सरदार क्या, थोकदार क्या, ठकुरी राजा। ये ठाकुरी राजा इस तरह से हुआ करते थे। ये जानते हैं कौन है? जैसा कि गढ़ की बात आई है, बहुत फेमस है उत्तराखंड में उप्पूगढ़, उप्पूगढ़, और उप्पूगढ़ का कप्पू चौहान सभी ने नाम सुना होगा, बड़ा ही बहादुर शासक था उप्पूगढ़। उप्पूगढ़ की स्थिति आती है भाई टिहरी गढ़वाल में। टिहरी गढ़वाल में एक ऐसा भी गढ़ था उप्पूगढ़, जिसका शासक ना तो कभी किसी से हारा, ना ही किसी के आगे इसने अपने घुटने टेके, ना ही किसी के आगे इसने अपना सिर झुकाया। बहुत अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है इसका। जब इतिहास में बात आएगी तो कप्पू चौहान का नाम भी आपको सुनने को मिलेगा, ये उप्पूगढ़ का नाम भी आपको सुनने को मिलेगा, यहाँ टिहरी गढ़वाल का नाम भी आपको सुनने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ फिलहाल में हम सिर्फ बात कर रहे हैं गढ़वाल की, कि गढ़वाल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर ठकुरी राजाओं ने क्या किया था, गढ़ों को स्थापित किया था। इसके अंतर्गत उपगढ़ बनाए गए जिन्हें परगना या पट्टियां कहा गया, और इसके शासक जो थे वो सरदार या थोकदार कहे जाते थे। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए तालेश्वर ताम्रपत्र में इसका नाम पर्वताकार राज्य है। जो गढ़वाल क्षेत्र है तालेश्वर ताम्रपत्र में इसका नाम पर्वताकार राज्य भी मिलता है। इसके अलावा गढ़वाल क्षेत्र की बात चल रही है, अशोक चल ने 1191 में, ये पश्चिमी नेपाली था, पश्चिमी नेपाल का शासक था अशोक चल। 1191 में इसने आक्रमण किया था उत्तराखंड पर, और अपनी विजय को गोपेश्वर के शक्ति स्तंभ यानी कि त्रिशूल पर अंकित करके इस क्षेत्र को इसने केदार खंड कहा था। इस पूरी भूमि पर जब आक्रमण किया था पश्चिमी नेपाल के शासक अशोक चल ने 1191 ईस्वी में, ये प्रश्न आ चुका है। इस बात का भी ध्यान रखिए, एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। तो 1191 में जब अशोक चल ने आक्रमण किया था तो उसने क्या किया था, शक्ति स्तंभ जो गोपेश्वर चमोली, वहां पर शक्ति स्तंभ स्थापित किया और उस पर अंकित करवाया कि क्षेत्र का नाम क्या है, केदारखंड। की उसने जिस क्षेत्र पर आक्रमण किया था वो क्षेत्र क्या कहलाया, केदारखंड के नाम से जाना गया। और केदारखंड वर्तमान में आज का गढ़वाल मंडल की बात आ जाती है। इसके अलावा राय बहादुर पातीराम ने अपनी पुस्तक, पहला प्रश्न तो देखिए यहाँ पर यह बनता है कि राय बहादुर पातीराम की पुस्तक का नाम क्या है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। गढ़वाल का प्राचीन और नवीन बताया गया है, प्राचीन गढ़वाल और नवीन गढ़वाल। तो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न में समस्त गढ़ों पर विजय प्राप्त करने वाले राजा अजयपाल को गढ़पाल कहा है। बहुत बड़ा इतिहास है इनका, राजा अजयपाल का। ये देखिए उत्तराखंड का राजा अजयपाल की बात आती है। इन्होंने पातीराम की पुस्तक, पहली बात तो ये कि पातीराम की पुस्तक गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है कि समस्त गढ़, जितने भी गढ़ थे, 52 गढ़ों का नाम आता है केदारखंड में, कि 52 गढ़ थे, और 52 गढ़ों पर जो विजय प्राप्त करने वाला शासक था वो कौन था, अजयपाल। तो अजयपाल ने गढ़ों पर जब विजय प्राप्त कर ली तो इसे किस नाम से जाना गया, गढ़पाल के नाम से जाना गया। यहाँ सिर्फ अजयपाल का इतिहास नहीं चल रहा है, यहाँ सिर्फ गढ़ों की स्थिति आ रही है कि गढ़वाल नाम क्यों उसका पड़ा, गढ़पाल किसे कहा जाता है, ये सारी बातें आपको बताई जा रही है। हालांकि जब बात आएगी पंवार वंश का राजा था, पंवार वंश का 37वां राजा, इनका क्रम यहाँ थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। पंवार वंश चला था गढ़वाल में, पंवार है, पवार है, परमार है, कुछ भी कह सकते हैं। पंवार वंश चला था, इसके 60 राजा हुए थे,
60 राजा में से 37वां राजा। और इतिहास जो शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है, विस्तार से। ठीक है, तो जब परमार वंश पढ़ाया जाएगा तो अजय पाल का नाम फिर आएगा। इनकी जितनी भी उपलब्धियां रही, जितना भी इनका इतिहास रहा, वो सब आपको बताया जाएगा। तो परमार वंश के 37वें राजा थे अजय पाल। अजय पाल ने क्या किया था, शुरुआत में इन्होंने जितने भी गढ़ थे, जो 52 गढ़ थे केदारखंड के, उन सब पर विजय प्राप्त की। ठीक है, और विजय प्राप्त करके इन्हें क्या कहा गया, गढ़पाल कहा गया। इसके अलावा देखिए, पूजा तथा कर्मकांड में अजय पाल को गढ़पालक शब्द से संबोधित किया गया। ये इसने पूजा करवाई, कर्मकांड करवाए। ठीक है, तो इसे गढ़पालक भी कहा गया। राजा अजय पाल की बात आती है। अब जो गढ़ शब्द है, गढ़ कैसे बना है? ठीक है, गढ़ जैसा कि हमने कहा था, किले की बात आ जाती है, किले प्राचीन समय में। तो गढ़ शब्द की उत्पत्ति 1050 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य हुई है। गढ़ को दुर्ग भी कहा जाता है। लीजिए, दुर्ग वही दुर्ग है, किला है, गढ़ है, कई नामों से जाना जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही नाम प्रचलित रहेगा, कई नामों से। गढ़ को दुर्ग भी कहा गया है। अब दुर्ग की बात क्या, दुर्गा शक्ति का प्रतीक है, अतः गढ़ शक्ति संपन्न इकाई के रूप में गणपति के शासन का केंद्र होता है। बात को समझे, जो गढ़ है वो शक्ति का प्रतीक है। सॉरी, दुर्ग जो है वो दुर्गा शक्ति, ठीक है, शक्ति का प्रतीक है। और गढ़ जो होता है वो शक्ति संपन्न इकाई के रूप में गणपति के शासन का केंद्र होता है। जो वहां का शासक होता है वो दिखाता है कि ये क्षेत्र कितना शक्ति संपन्न क्षेत्र है, दुर्ग है, गढ़ है। परमार वंश के राजा अजय पाल, जिसको गढ़पाल कहा गया, अभी बताया था। ठीक है, गढ़पाल ने सभी 52 गढ़ों को, पहली बात है कि जो केदारखंड में गढ़ थे कुल वो कितने थे, तो 52 गढ़ों की बात आती है। सभी 52 गढ़ों के ठाकुरी राजाओं, सरदारों, थोकदारों पर विजय प्राप्त कर सुविस्तीर्ण गढ़वाल राज्य की स्थापना की थी। यहाँ इतिहास बढ़ता जा रहा है, बहुत सारा इतिहास यहाँ पर देखने को मिला है। देखिए, अजय पाल का नाम आते ही इनका बहुत ज्यादा विस्तार आ जाता है सामने, लेकिन हम मजबूर है, यहाँ पे गढ़वाल की बात चल रही है। हम जब परमार वंश पढ़ेंगे तो उसमें इनका बहुत डीपली वर्णन हम इसका करेंगे। ठीक है, तो अजय पाल ने क्या किया था, जिसे गढ़पाल या गढ़पालक के नाम से भी जाना जाता है, 52 गढ़ों के, चाहे वो ठकुरी राजा रहे हो, सरदार रहे हो, थोकदार रहे हो, इन सब पर विजय प्राप्त की और गढ़वाल का एकीकरण कर दिया। इन्हें गढ़वाल का, अब जब इन्होंने 52 गढ़ों का एकीकरण कर दिया, एक इकट्ठा कर दिया, मिला दिया, तो जाहिर सी बात है इन्होंने तो वो नीति अपनाई बिस्मार्क की। जिस तरह से जर्मनी का एकीकरण, बिस्मार्क की बात आती है, भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है, उसी तरह से एक सवाल उत्तराखंड में बनता है कि गढ़वाल का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो गढ़वाल का बिस्मार्क भी किसे कहा जाता है, अजय पाल को कहा जाता है। वजह क्या रही, वजह यही है कि इन्होंने क्या किया था, 52 गढ़ जो अलग अलग थे, अलग अलग ठकुरी राजा थे, उन सबको मिलाकर पूरे गढ़वाल का एकीकरण करके इन्होंने गढ़वाल नाम उसको दिया। ये गढ़वाल रहे, गढ़पालक रहे, तो गढ़वाल नाम पड़ गया इस क्षेत्र का। ठीक है, तो गढ़वाल का बिस्मार्क किसे कहा गया है, अजय पाल को कहा गया। कौन से वंश के राजा थे जी, परमार वंश के राजा थे। क्रम क्या था, 37वें राजा थे। आगे बात करते हैं, इस भूभाग में असंख्य छोटी बड़ी जलधाराएं हैं जो क्रमशः गढ़ तथा गाढ़ कहलाती है। ये जलधाराएं आप देख सकते हैं, ये स्थिति, ये गढ़वाल की स्थिति है, ये गढ़वाल की स्थिति। और यहाँ पर ये देखिए छोटी बड़ी सभी तरह की यहाँ पर जलधाराएं आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो जलधाराएं होती है, नदियां, इन्हें गढ़ या गाढ़ भी कहा जाता है। ये नाम क्यों आया, क्योंकि जब आप उत्तराखंड में नदी तंत्र पढ़ेंगे या उसके बारे में जानेंगे तो वहां पर गाढ़ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। नदी का प्रयोग कम किया जाएगा, लेकिन जितनी भी नदियां होंगी उनके आगे गाढ़ ही लगा हुआ होगा, गढ़ या गाढ़। कमल गाढ़, सुमल गाढ़, सुमाली गाढ़, ठीक है, बहुत सारी गाढ़ है, ढाईजीला गाढ़, ये सारे मतलब गाढ़ की स्थिति आपको बता दी गई। जो छोटी मोटी जलधाराएं होती है ना हमारे उत्तराखंड में, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, गढ़ कहा जाता है या फिर गाढ़ कहा जाता है। ये तो था गढ़वाल के बारे में। अब जान लेते हैं कुमाऊं के बारे में। कुमाऊं का नाम कुमाऊं ही क्यों पड़ा।
तो देखिए उत्तराखंड के पूर्वी भाग को कत्यूरी राज्य के विघटन तक कत्यूर कहा जाता था। पहली बात तो ये कि कत्यूरी शासन, हाँ यहाँ पर कत्यूरी वंश चला था। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा राजवंश है। कत्यूरी राजवंश, कत्यूरियों का जो शासन रहा था वो कुमाऊं पर रहा था, वर्तमान कुमाऊं पर। इनका भी अपने में इतिहास है। इसका इतिहास भी बहुत जल्द हम शुरू करेंगे, कत्यूरी राजवंश का इतिहास। कि विघटन तक कत्यूर का, जब तक कत्यूरी शासन रहे कुमाऊं में तो ये क्षेत्र क्या कहलाता था? कत्यूर कहलाता था। यानी कि घाटियां भी कत्यूर घाटी कहलाई, कत्यूर कहा जाता था। मानस खंड में इसे कूर्मांचल कहा गया है। वही पौराणिक की बात आता है, स्कंद पुराण का एक पुराण था क्या? मानस खंड। मानस खंड में इसे किस नाम से जाना गया है? कूर्मांचल के नाम से जाना गया है। इसे भगवान विष्णु का कूर्मावतार माना गया है। ये बात ही आती है कि मंदार पर्वत को उठाना था, तो उठाने के लिए भगवान विष्णु ने क्या किया था कि कछुए का अवतार लिया था। कछुए का कवच देखा है ना, कितना कठोर होता है, आप सभी ने देखा होगा। इसे भगवान विष्णु का कूर्म अवतार, कछुए का अवतार माना गया। चलिए आगे दिखा देते हैं बढ़िया करके। लीजिए ये स्थिति है कच्छप, कछुए के आकार की स्थिति। ब्रिटिश कालीन प्रशासक थे एटकिंसन, और इन्होंने बताया कि चंपावत के निकट फुगर पहाड़ी है। चंपावत के निकट फुगर पहाड़ी, और फुगर पहाड़ी पर स्थित है घटकू देवता का मंदिर या सिद्धपीठ कहते हैं। ठीक है, तो एटकिंसन ने चंपावत के निकट फुगर पहाड़ी के ऊपर बताया कि यहाँ पर घटकू देवता का मंदिर है। इसी का उल्लेख करते हुए, जैसा कि चंपावत का नाम आया है, इसे काली कुमाऊं के नाम से भी जाना जाता है, तो चंपावत की बात आई है, तो इसका उल्लेख करते हुए बताया है कि इस स्थान पर भगवान विष्णु ने कूर्म का सीधा सीधा अर्थ होता है, देखिए कछुआ, कूर्म का अवतार धारण कर पृथ्वी का उद्धार किया था। बहुत ही कठोर इसका कवच रहता है कछुए का, तो कछुए का विष्णु ने क्या किया था? कूर्म अवतार लिया था। कूर्म यानी कि कछुए का अवतार लेकर के क्या किया था? यहाँ पर पृथ्वी का उद्धार किया था, इसलिए इसे कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। और जान लेते हैं किसी ने क्या कहा। देखिए डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, गढ़वाल नरेश मानशाह, ये वही परमार वंश के राजा है। मानशाह आई थिंक 44वें राजा है, ये 44वें राजा मानशाह, वो 37वें राजा थे राजा अजयपाल की बात, ये मानशाह। तो मानशाह के समय में एक ग्रंथ रचा गया, हालांकि ये गढ़वाल के हैं, लेकिन बात आगे आ रही है कि इनके समय में एक ग्रंथ रचा गया था, और वो ग्रंथ था मानवोदय काव्य। भरत कवि के द्वारा रचा गया था मानवोदय काव्य। मानवोदय काव्य में भी किस शब्द का प्रयोग किया गया था? कूर्मांचल शब्द का प्रयोग किया गया था। जब वृत्तांत लिखा जाता है, कोई ग्रंथ लिखा जाता है, तो सिर्फ उसी क्षेत्र का नहीं, उससे जुड़ा हुआ अगर कोई क्षेत्र है तो उसकी जानकारी भी उसमें दे दी जाती है। हालांकि ये जो ग्रंथ लिखा गया था मानवोदय काव्य, ये इनके शासनकाल में लिखा गया था, मानशाह के दरबार में लिखा गया था भरत कवि के द्वारा, लेकिन इन्होंने कूर्मांचल शब्द का भी वहां पर प्रयोग किया था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में अकबर, मुगल शासक है ये अकबर, ये भी इतिहास में आएंगे, जब इतिहास विस्तार से बताया जाएगा। अब यहाँ पर भी बता देते हैं। देखिए जिस तरह से गढ़वाल में चला था परमार राजवंश, 60 राजा रहे थे वहां के, ऐसे ही कुमाऊं में चला था चंद राजवंश। कुमाऊं में चला था चंद राजवंश, और इसके कुल 62 राजाओं ने यहाँ पर शासन किया था। 62 के नाम सुन के आपको घबराना नहीं है, इतिहास से कुछ ही राजाओं का मिलेगा, सबका इतिहास इतना विस्तार से नहीं होगा, तो नाम से थोड़ा डराया जा रहा है कि 62 राजा हुए थे, कितना लंबा शासन काल इनका रहा होगा, वो सारी बातें हम करेंगे चंद राजवंश में। ठीक है, हमारी वीडियो से जुड़े रहिएगा, अब सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चंद राजवंश में 62 राजा हुए थे। तो जब अकबर, और सबके सब जो थे वो मुगलों के अधीन वाली बात आ जाती है, इतिहास उस तरह से चलेगा। तो अकबर के शासनकाल के समय जो तराई क्षेत्र था, तराई क्षेत्र यानी कि हम उधम सिंह नगर की बात करें, थोड़ा सा पौड़ी गढ़वाल वाला एरिया, थोड़ा सा नैनीताल का, ठीक है, तो ये आज उस समय तराई क्षेत्र था। तो तराई क्षेत्र को अकबर के समय में कुमाऊं सरकार कहा जाता था।
यानी कि जब 16वीं सदी के उत्तरार्ध में बात आ रही है, मुगल शासक अकबर थे। अकबर के समय में जो तराई माल था, जिसे हम 84 माल के नाम से भी जानते हैं, जिसे नौलखिया परगना भी कहा जाता है, ठीक है, और भी कई नाम इसे दिए गए हैं इस क्षेत्र को। तो जो तराई क्षेत्र था वो अकबर के समय में किस नाम से जाना गया था? कुमाऊं सरकार के नाम से जाना गया था। जो सरकार थी वो कुमाऊं की सरकार थी। कहने का मतलब यह है कि कुमाऊं का शब्द का प्रयोग जो है, प्रचलन, वो कैसे कैसे हुआ। तो पहली बात आ गई कि राजा विष्णु ने कूर्म अवतार लिया। दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है, मानसा के समय में जब मानवोदय काव्य लिखा गया तो उसमें किस शब्द का प्रयोग हुआ? कूर्मांचल का प्रयोग हुआ। उसके बाद में बात आती है कि जब अकबर का शासन चल रहा था तो वहां पर तराई माल क्षेत्र को किस नाम से जाना गया? कुमाऊं सरकार के नाम से जाना गया। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? सब जानते हैं, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखी है, बिल्कुल ठीक। तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज तृतीय, हालांकि जैसा ग्रंथ है, जैसा जिसके बारे में लिखा जाता है उसी को ही टॉपिक बना दिया जाता है। तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज तृतीय या हम कहते हैं पृथ्वीराज चौहान के समय कमाऊगढ़ नाम से कुमोदमणि नाम के राजा का उल्लेख होता है। कि बात ये आती है जब पृथ्वीराज चौहान का शासन था, ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय का, और लेख लिखा गया था चंद्रवरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो। तो उसमें ये बात आती है कि इनके समय में कमाऊगढ़, कुमाऊं की बात आई है, कुमाऊं में कौन से राजा थे? कुमोदमणि नाम के राजा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अगली बात आती है कुमाऊं से ही जुड़ी हुई कि पश्चिमी एशिया से इस भूभाग में प्रवास करने वाली खस जाति, खसों की बात आती है। खस जाति ने अपने प्राचीन निवास क्षेत्र, इनका प्राचीन निवासी क्षेत्र क्या था? वो कुम्मू के नाम से आता था। कुम्मू के आधार पर इस क्षेत्र का नाम इन्होंने क्या कर दिया? कुम्मू ही कर दिया कि हम कहाँ से आए हैं, हमें अपने देश की याद आएगी या जो भी स्थिति रही हो। तो खस जाति जब यहाँ पर आई तो वो कुम्मू से आई, और कुम्मू से फिर उन्होंने क्या किया, हम अपने इस क्षेत्र का नाम भी हम क्या रख देते हैं? कुम्मू ही रख देते। अब कुम्मू कुम्मू कुमाऊं कुमाऊं बोलते बोलते अब जानते हैं उच्चारण में फर्क होता है, और लास्ट स्टेज ये कुमाऊं में आ जाता है। तो कुमाऊं को कूर्मांचल भी कहा जाता है, कूर्म प्रस्थ भी कहा जाता है, कूर्म पृष्ठ भी कहा जाता है। पृष्ठ पीठ, कूर्म की स्थिति कछुए के पीठ की तरह है भी इसे कहा गया है। इसके अलावा कूर्मांचल का शाब्दिक अर्थ होता है कूर्म की भांति आंचल वाला। यदि आप उत्तराखंड की स्थिति देखेंगे, कुमाऊं की स्थिति देखेंगे तो ये पार्ट आ जाता है इसका, थोड़ा सा ऐसे करके, ये वाली कंडीशन है। तो ये कछुए के पीठ के आकार जैसा बताया गया है, कूर्म की भांति आंचल वाला। तो यहाँ पर इतिहास जो है हमारा भौगोलिक इतिहास वो लगभग कंप्लीट हुआ कि गढ़वाल की क्या स्थिति थी, कुमाऊं की क्या स्थिति, इनके नाम क्यों पड़े। आई होप कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि क्या स्थिति रही होगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।